सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत टैक्स के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कर के बारे में। तो आज का जो विषय है वो है हमारा अर्थशास्त्र, और इसमें जो टॉपिक लिया है हमने वो लिया है क्या? टैक्स, यानी कर। तो इसको समझना है कि भाई कर क्या होता है। चाहे वो कोई भी देश रहा हो भारत के अलावा, वहाँ कर प्रणाली जरूर लागू होगी। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर कर प्रणाली लागू ना हो। तो पहले यही समझें कि ये कर क्या होता है। ठीक है, कर शब्द लैटिन भाषा के टैक्सो शब्द से लिया गया है। तो पहली लाइन तो हमने ये समझी कि जो शब्द टैक्स है ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन भाषा के टैक्सो शब्द से लिया गया है। दूसरा, कर सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है। कर सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य, इस बात पर विशेष ध्यान दें, अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि कर से बच जाए। कर सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है। वो बात एक अलग है कि लोग कर की चोरी कर रहे हैं, लेकिन है क्या? अनिवार्य भुगतान, जो कि करदाता द्वारा बिना प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति की आशा के दिए जाते हैं। इस लाइन को भाई समझना बहुत ही जरूरी है, तब समझ में आएगा। कर सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर इसके आगे जो कि करदाता यानी जो टैक्स दे रहा है बिना प्रत्यक्ष लाभ के, यानी कोई उसको डायरेक्ट लाभ नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष लाभ होता है, यानी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति की आशा के दिए जाते हैं, यानी उसको कोई डायरेक्ट लाभ नहीं होता। तो ये बात समझ में आ गई, कर किसे कहते हैं, कर शब्द कहाँ से लिया गया है। क्लियर? इतनी दो बातें। दूसरा, भारत में दो प्रकार के कर हैं, मुख्य रूप से तो दो ही है। अब वो दो कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो है भाई प्रत्यक्ष कर, और दूसरा नंबर का है अप्रत्यक्ष कर। तो हमारा जो अध्ययन है वो सारा के सारा इसी पर टिका है। कुछ आज की क्लास में, कुछ नेक्स्ट डे, क्योंकि एक साथ सारा नहीं हो पाता है, अन्यथा ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। कर टैक्सो शब्द से लिया है जो लैटिन भाषा का, और अनिवार्य भुगतान है, और प्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति की कोई आशा नहीं है, है ना।
बिना प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, बिना प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति की आशा को दिए जाते हैं। अब इनके दो प्रकार हो गए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब इनको समझते हैं कि जी प्रत्यक्ष कर क्या है और अप्रत्यक्ष कर क्या है। तो पहले प्रत्यक्ष कर की बात करें। प्रत्यक्ष कर, अब इंग्लिश में तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्या है, डायरेक्ट टैक्स हो गया। अब इसका मतलब समझना है, क्या है मतलब। प्रत्यक्ष कर कई करों, कई का मतलब मैंने, यानी बहुत से करों का मिश्रण। प्रत्यक्ष कर कई करों का मिश्रण है जिसका भुगतान हम सीधे सरकार को करते हैं। क्या हुई लाइन, प्रत्यक्ष कर कई करों का मिश्रण है जिसका भुगतान हम सीधे सरकार को करते हैं। प्रत्यक्ष कर में ये कर व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, ये कर व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर और उपहार कर आदि। प्रत्यक्ष कर किसे कहेंगे, यानी कर दो प्रकार के, एक तो प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष। और अब हम समझ रहे हैं प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर किसे कहेंगे, प्रत्यक्ष कर कई करों यानी बहुत सारे करों का मिश्रण है जिसका भुगतान हम सीधे सरकार को करते हैं, यानी सीधे हम सरकार को करते हैं, और ये कर व्यक्ति पर लगाए जाते हैं। ये बात विशेष ध्यान रखी जाए, यानी ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक तो सीधे सरकार को और दूसरा व्यक्ति पर लगाए जाते हैं। इनके हमने दो उदाहरण ले लिए, आयकर और उपहार कर, और भी हैं। अब दूसरा अप्रत्यक्ष कर समझेंगे। अप्रत्यक्ष कर ये क्या होता है भाई, इसको भी समझते हैं। अप्रत्यक्ष कर व्यक्तियों पर नहीं। क्या आ गई बात समझ में, ये तो लग रहे थे प्रत्यक्ष व्यक्तियों पर, और ये अप्रत्यक्ष कर व्यक्तियों पर नहीं बल्कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, जैसे सेवा कर और बिक्री कर आदि। हालांकि ये अब इसका रूप बदल गया है, बिक्री कर का जीएसटी में शामिल हो गया है। अप्रत्यक्ष कर व्यक्तियों पर नहीं बल्कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। तो अब हमने यहाँ पर समझे दो कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब इनके भी कई प्रकार हैं, मतलब रूप, प्रकार नहीं रूप, यानी प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से आएंगे और अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से आएंगे। अब इनका अध्ययन क्रमशः करेंगे एक एक करके। तो पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष कर के प्रकार। प्रत्यक्ष कर के प्रकार, प्रत्यक्ष कर के प्रकार। अब इसमें पहला प्रकार लेते हैं। पहला प्रकार लिया हमने आयकर। किसकी बात होगी, आयकर की सबसे पहले। तो आयकर
प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अब ये होता क्या है, पहले तो यही समझे कि आयकर होता क्या है। तो पहले इसका देखते हैं, भारत में आयकर का इतिहास। थोड़ा सा संक्षिप्त में ये भी जानते हैं भारत में आयकर का इतिहास। तो फर्स्ट लाइन में हम समझेंगे, और विश्व के आर्थिक जीवन चक्र, विश्व के आर्थिक जीवन चक्र में आयकर की देन महान ऋषि मनु की है। क्योंकि जबकि इतिहास की बात हो रही है तो इतिहास में सबसे पहले चलेंगे कि भाई ये आयकर की बात कौन कर रहा है। तो सबसे पहले पूरी दुनिया में अगर आयकर की बात बताने वाला कोई व्यक्ति है तो वो भारत के ही है ऋषि, और वो है मनु। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा, भारत में सर्वप्रथम 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा इसे लागू किया गया था। आधुनिक भारत की बात हो रही है अब, क्योंकि ये तो प्राचीन की बात की। अब इसके बाद डायरेक्ट हम कहाँ पहुँचे, आधुनिक में। आधुनिक में कौन सी सन में, 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा इसे लागू किया गया। क्योंकि तब भारत में अंग्रेजी सरकार है, यानी ब्रिटिश यहाँ पर शासन कर रहे हैं। तो उस समय 1860 में किसने शुरुआत की है, सर जेम्स विल्सन द्वारा। तीसरा पॉइंट, सन 1860 में 200 रुपये से 500 रुपये तक की आय पर 2%, यानी 200 रुपये से और 500 रुपये के बीच में अगर किसी की आय है तो भाई 1860 में उस पर कितना टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स 2%। और 500 रुपये से अधिक आय पर 4% इनकम टैक्स लगता था। कितने, 4%, यानी 1860 की बात हो रही है। 200 रुपये से 500 रुपये की आय पर 2%, और 500 रुपये से अगर ज़्यादा है आय तो 4% क्या लगेगा, इनकम टैक्स। ये थोड़ा सा शुरुआती दौर की बात हो रही है, जो 1860 में जब आधुनिक भारत में अंग्रेजों का शासन था। अब इसके आगे की बात करते हैं। इससे आगे 1865, यानी 1860 के बाद अब हम आगे 1865 में। 1865 में बंद कर दिया गया। अब ये जो इनकम टैक्स वाली बात जो 1860 से शुरुआत की थी वो 65 में आके बंद कर दी। पुनः 1869 यानी 1869 में
शुरू कर दिया। कहने का मतलब 65 से लेके और 69 यानी 4 साल कोई इनकम टैक्स नहीं लिया गया भारत में। ठीक, अब आगे 1886 से 1886 से इसे स्थायी रूप दे दिया गया। अब आप सोचिए 1886 से लगातार जो वर्तमान स्थिति है, लगातार इनकम टैक्स लिया जा रहा है। स्थायी रूप दे दिया गया यानी 1886 से। शुरुआत कब की गई आधुनिक भारत में? 1880 से। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत इस कर को पुनः केंद्रीय स्रोत बना दिया गया। यानी 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत इस कर को पुनः केंद्रीय स्रोत बना दिया गया। किसका? आय का। इसके बाद 1936 में कराधान की सोपान पद्धति यानी स्टेप सिस्टम के स्थान पर शिला पद्धति यानी स्लैब सिस्टम को लागू किया गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो वर्तमान में इनकम टैक्स में जो स्लैब सिस्टम है, एक स्लैब आती है, हर साल परिवर्तन होता है, कभी नहीं भी होता, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन स्लैब होती है। इसकी शुरुआत कब हो रही है? 1936 से। और इससे पहले क्या था? स्टेप सिस्टम। ठीक है, यहां तक हमने देखा कि भारत में जो इनकम टैक्स की शुरुआत है बिल्कुल प्राचीन भारत में। कौन व्यक्ति था? वो ऋषि थे, मनु। फिर आधुनिक भारत में जब अंग्रेज भारत में आ गए और उन्होंने यहाँ पर शासन शुरू किया तो उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया। तो उसमें इनकम टैक्स कब से शुरू किया? तो ये भी हमने क्लियर कर लिया कि 1860 से शुरुआत हुई थी। अब वर्तमान स्थिति में देखें तो क्या मिलेगा हमको? वर्तमान में 1961 के आयकर अधिनियम, वर्तमान में 1961 के आयकर अधिनियम के साथ आयकर लागू किया गया। अब जो वर्तमान में जो इनकम टैक्स है, आयकर है, वो किस अधिनियम के तहत है? 1961 के आयकर अधिनियम के तहत। ये आधुनिक भारत में जब हम स्वतंत्र हो गए हैं और पूर्णतः हम संप्रभु हैं, तब ये जो अधिनियम शुरू होता है 1961 आयकर अधिनियम। अब जो कुछ टैक्स लिया जा रहा है, इनकम टैक्स लिया जा रहा है, वो इसी आधार पर लिया जा रहा है, इसी अधिनियम के तहत जो भी नियम है उसी के आधार पर। अब देखते हैं
इसमें व्यक्तियों तथा कंपनियों की शुद्ध आय पर लगने वाला कर। अब इस लाइन को समझो। इसमें व्यक्तियों और कंपनियों की शुद्ध आय पर लगने वाला कर। अब ये जो शुद्ध आय है, इससे क्या मतलब है हमारा? शुद्ध आय का मतलब है अगर इसमें से जो आय इनकम हुई उसमें से व्यय, यानी व्यय घटा दिए जाएं। क्या घटा दिए जाएं? व्यय। तो जो बचेगी वो बचेगी शुद्ध आय। अब उस पर लगना है टैक्स, ठीक है ना? एक्सपेंडिचर के बाद, यानी खर्च के बाद जो आय बचेगी उस पर लगेगा। यह वेतन के अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त मकान से आय, यानी जो किराए के रूप में, व्यापार से आय, कौमा, पूंजी लाभ एवं अन्य शीर्षकों के अंतर्गत लगाया जाता है। अब ये बात पूरी हो गई। इसमें व्यक्तियों तथा कंपनियों की शुद्ध आय पर लगने वाला कर यह वेतन के अतिरिक्त मकान से आय, व्यापार से आय, पूंजी लाभ एवं अन्य शीर्षकों के अंतर्गत लगाया जाता है। क्या? इनकम टैक्स। यहां तक तो बात क्लियर होती है। अब अगला जो समझने वाला पॉइंट है, आयकर में छूट। अब सरकार इनकम टैक्स में छूट भी देती है। अब वो छूट किस प्रकार से देती है यह भी समझते हैं। यह एक विशेष सीमा तक आय पर छूट दी जाती है और इस छूट पर समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, आज जो छूट मिल रही है इससे पहले जो छूट मिल रही थी उसमें अंतर है, क्योंकि वर्तमान में जो स्लैब दी हुई है इस टाइम की, उसमें लगभग 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की आय पर छूट दी गई है। तो हो सकता है कि आगे भी परिवर्तन किया जाए, इसमें कुछ आगे पीछे किया जाए, तो ये आयकर में छूट भी दी जाती है। तो इसका मतलब समझ गए छूट क्या? यह एक विशेष सीमा तक आय पर छूट दी जाती है और इस छूट पर समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। अब अगला पॉइंट समझते हैं। बहुत ही आराम से इस सब्जेक्ट के जो मेजर पॉइंट हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में किस प्रकार से कौन सा सवाल बनता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर सिलेबस ढंग से तैयार किया जाए तो आसानी से उन सवालों को सरल कर लेंगे परीक्षा में। अब आगे इसी क्रम में चलते हैं। अब एक शब्द है कटौती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिबेट। बात हमारी आयकर की चल रही है, इनकम टैक्स की चल रही है, उसी के संदर्भ में चर्चा हो रही है। आयकर में जीवन बीमा प्रीमियम
प्रोविडेंट फंड यानी जो पीएफ होता है, पीपीएफ वगैरह, और आदि के संबंध में कटौती प्रदान की जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी व्यक्ति है और उसको प्रतिमाह वेतन मिल रहा है, और अगर उसका बीमा है ना, तो उस बीमा की जो भी राशि है प्रीमियम है उसको घटा दिया जाता है उसकी टोटल इनकम में से। तो इसको क्या कहेंगे भाई? रिबेट कहेंगे, कटौती कहेंगे। और भी है प्रोविजन, प्रोविडेंट फंड आदि। एक एग्जाम्पल दिया मैंने। अगला, इसके अतिरिक्त, अब ये तो है ही, ये तो है ही, इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम की धारा 80C से लेकर 80U तक विभिन्न प्रकार की कटौतियां दी जाती हैं तथा इसके पश्चात शेष आय पर आयकर लगाया जाता है। दो पॉइंट हमने यहां देखे, जीवन बीमा निगम और प्रोविडेंट फंड। अब इसके अलावा इसका जो अधिनियम है धारा 80C से और 80U तक विभिन्न प्रकार की कटौतियां, इसका मतलब और भी हैं, है ना। और फिर जो शेष बचता है उस पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। जैसे बच्चों की फीस वगैरह है, ठीक है, उसको भी माइनस कर दिया जाता है उसमें से। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, उसका बीमा भी है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनकी फीस भी जा रही है, तो उनको उसकी इनकम में से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए हैं। कौन सा? आयकर अधिनियम 80C यानी धारा 80C से लेकर और 80U तक। तो ये हम इनकम टैक्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसमें कटौती क्या कहाँ मिलेगी। छूट भी समझा हमने, कटौती भी समझा। अब समझते हैं जो वर्तमान स्लैब दी हुई है उसको भी एक नज़र से देख लेते हैं। इनकम टैक्स जो स्लैब है उसको भी देखते हैं। अप टू 2.5 लाख यानी 2.5 लाख तक कोई टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। फिर 2.5 से 5 लाख, इसका मतलब क्या है? 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आय है तो उस पर इनकम टैक्स कितना जाएगा? 5%। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच। उसके बाद 5 लाख से और 7.5 लाख तक तो भाई कितना जाएगा इनकम टैक्स? 10%। और 7.5 लाख से 10 लाख है अगर इनकम इसके बीच में तो 15%। यानी 2.5 लाख तक तो छूट ही है, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% इनकम टैक्स,
और 5 से 7.5 लाख के बीच में 10%। अगर किसी व्यक्ति की आय 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है तो उसको भाई इनकम टैक्स 10% देना है। 7.5 से 10 लाख के बीच में है 15% देना है, और 10 लाख से 15 लाख, अगर 10 लाख और 15 लाख के बीच में उसकी इनकम है वार्षिक, तो उससे 10 लाख से 12.5 यानी 12.5 लाख, 15 लाख में गलत बोल रहा था, 10 लाख से 12.5 लाख, तो ये 20%, और 12.5 लाख से और 15 लाख के बीच में है अगर इनकम, तब देना है उसे 25%, और 15 लाख से ऊपर तो भाई देना उसको 30%। अब ये पूरी की पूरी स्लैब है जो वर्तमान में इनकम टैक्स को डिफाइन कर रही है। किस तरह से 2.5 लाख तक तो भाई पूरी छूट, कोई टैक्स नहीं देना इनकम टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर इनकम है 5% देना है इनकम टैक्स। 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है 10% देना है। 7.5 से और 10 लाख के बीच में है 15% देना है। 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में है 20% देना है। 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25% देना है, और 15 लाख से ऊपर है चाहे वो कितनी हो तो उसको हर हाल में इनकम टैक्स कितना देना है 30% देना है। तो ये पूरी जो स्लैब है ये आपके सामने है। अब चूंकि इनकम टैक्स के बारे में हमने अध्ययन किया, किसके बारे में किया? इनकम टैक्स के बारे में। अप्रत्यक्ष कर है ये, उसका एक उदाहरण लिया हमने इनकम टैक्स, उसके बारे में अध्ययन किया। अब इससे आगे भी हैं और सारे, तो फिर किसी और दिन चर्चा करते हैं। आज की क्लास यहीं तक। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रहिए। मिलते हैं फिर। धन्यवाद।